हाँ तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एक जगह छोड़ी थी कि इज इट पॉसिबल दैट दिस आयरन can deflect the magnet? Yes, because magnetite is what? An ore of iron, and iron is also a magnet. Iron can also act as a magnet. It has a condition, but it has a condition. कैसी कंडीशन है भाई कि देखो, जो आयरन है वो अगर इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, then this necessarily has to mean that if it is deflecting the south pole, then this must be the south pole, and if there is a south pole, then since pole always exist in pair, then there will also be a north pole. So south pole will deflect the south pole, and since there is a south pole, there must also be a north pole, and if there is a north pole, then what? If there is a north pole, then it must be a magnet. So yes, iron can also act as a magnet, because magnetite is what? It's an ore of iron, and normal iron can also act as a magnet. Why? Because let me tell you that when this is a magnet and an iron nail is kept like this on a magnet. अब ये iron nail जो है magnet से चिपक के बैठ गया है. तो but अब देखो, if I have to imagine this is the iron nail before going to the magnet, this is after. Before, after. Now watch this as a ad of an TV. The magnet से जुड़ने से पहले मैं ऐसा था, मेरे एटम इधर उधर बिखरे पड़े रहते थे, मैं इधर उधर बिखरा पड़ा रहता था, सब कुछ पैक्ड तो थे कॉम्पैक्टली, बट अरेंज नहीं थे, ओरिएंटेशन पक्की नहीं थी, इलेक्ट्रॉन्स की पक्की नहीं थी. बट जब मैंने मैग्नेट लिया और मैं मैग्नेट से चिपक गया, तब मेरे सारे के सारे एटम एक साथ मेरी मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो गई, मेरी फील्ड एक साथ अलाइन हो गई. तो जब अलाइन हो गई तो दैट मीन्स व्हाट? अगर एक साथ अलाइन हो गई तो इट मस्ट बी क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक फील्ड लाइन क्रिएट करेगी, बिकॉज मैग्नेटाइट इज व्हाट? बेसिकली इट्स एन ओर ऑफ आयरन. सो आयरन कैन एक्ट एज अ मैग्नेट. सो आयरन कैन एक्ट एज अ मैग्नेट व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन्स अलाइन देमसेल्व्स, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रॉन से. इलेक्ट्रॉन्स ही तो क्या दे सकते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोवाइड मैग्नेटिक इफेक्ट. ये हम जब पढ़ रहे हैं, यही तो टॉपिक पढ़ रहे हैं, कैसे में इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट देता है, उस पर हम जाने वाले हैं बस. लेकिन ये समझ लो, मैग्नेट संगत के असर वाली बात है. मैग्नेट के साथ रहते रहते ये भी मैग्नेट की तरह खुद को अलाइन कर लेगा, और इसके एटम्स के अलाइन होते ही ये भी एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगेगा. दैट मीन्स इट विल ऑल्सो अट्रैक्ट न्यू आयरन पीसेस. अब इस प्रॉपर्टी से देखो तो तुम्हें एक चीज दिखाई देगी, that nowadays the screwdrivers that are coming are like this, that you dip it in a pack of nails, और उस नेल के पैक्स में से स्क्रूज निकाल लो और स्क्रूज को कर सकते हो. तो स्क्रू ड्राइवर्स क्या आ रहे हैं आजकल? थोड़े मैग्नेटिक इफेक्ट वाले आ रहे हैं, ताकि थोड़ी सी आसानी रहे उनको यूज करने में, उससे कोई नुकसान नहीं है. तो वो किस प्रॉपर्टी पे किसी तरह से काम करते हैं? इसी तरह से काम करते हैं. अब इन सब के बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे. मैग्नेट्स के बारे में हमने काफी कुछ जान लिया. अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिज्म. कौन सा मैग्नेटिज्म? इलेक्ट्रिकल वाला मैग्नेटिज्म. व्हाई? बिकॉज वी आर स्टडीइंग द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म को एक साथ, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. अब सोचने वाली बात यह है, इंटरेस्टिंग सी चीज है कि इसकी शुरुआत हुई कैसे, हाउ दिस थिंग गॉट इनटू ओरिजिन, और व्हाट इज द ओरिजिन स्टोरी. किसी भी हीरो की ओरिजिन स्टोरी में मजा आता है ना, तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स की ओरिजिन स्टोरी, ये भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है. तो हुआ क्या, एक वायर था यार, सिंपल सा वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रही थी. सो करंट वॉज फ्लोइंग इन अ वायर. अब वायर बना ही किस लिए? करंट फ्लो करने के लिए बनते हैं. तो यार वायर से क्या है, करंट फ्लो हो रही थी. बट उन्होंने क्या देखा, देयर वाज अ साइंटिस्ट ओएस्ट्रेड. अब इसको जैसे बोलना चाहो बोल लो, क्योंकि उन्होंने हम पे 200 साल राज करके हमारी ऐसी तैसी की है, तो हम भी उनकी भाषा की ऐसी तैसी कर सकते हैं. ओएस्ट्रेड, कुछ भी बोलना तो, बट इट्स ओएस्ट्रेड
ऑस्ट्रेड ने जो था क्या दिया हमें, ऑस्ट्रेड ने दिया कि ये जो करंट कैरिंग वायर था ना, तो उसके पास जब वो एक कंपास नीडल लेके गए, कंपास नीडल लेके गए तो कंपास नीडल अब फटाफट 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 डिफ्लेक्शन देने लगी भाई। कंपास नीडल फटाफट डिफ्लेक्ट होने लगी, इधर उधर इधर उधर डिफ्लेक्ट होने लगी। तो यार उन्होंने सोचा कि यार करें यहाँ पे ऐसा क्या है जो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। तब उन्होंने ध्यान दिया कि दैट द इलेक्ट्रिकल वायर दैट हैज on which in which the current was flowing on the wire, current flow कर रहा था, तो due to that flowing current electrical wire, due to that flowing current इलेक्ट्रिकल वायर के मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है बाहर की तरफ। ड्यू टू दैट फ्लोइंग करंट मैग्नेटिक वायर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है बाहर की तरफ। समझ में आई? तब उन्होंने अपनी थ्योरीज दी कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम यूज कर सकते हैं। दैट द कंबाइंड स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टुगेदर और द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। सो इफ इलेक्ट्रिक करंट्स कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट्स, then also magnetic effects can produce electrical effects. ओके, समझेंगे इस बात को, आगे समझेंगे, अभी ढंग से समझेंगे। अब इसको क्या है ना, इस स्टडी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिर किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं फॉर डिफरेंट शेप्स ऑफ द कंडक्टर्स। पहला शेप होता है कंडक्टर का लीनियर शेप या लाइन कंडक्टर या स्ट्रेट लाइन की जब हम बात करें, समझा। और दूसरा शेप होता है, देखो, when we talk about a circular loop of the wire, the circular loop of the wire, or third is the most important one, coil, the coil shape or the coils क्या होती है? बेसिकली स्प्रिंग जैसी होती है। सपोज देयर इज अ कॉपर वायर, उसको इस तरह से घुमा देते हैं। टेलीफोन का जो तार होता है, तुम्हारे टेलीफोन का जो रिसीवर तुम उठाते हो, उससे टेलीफोन का जो डब्बा जोड़ा रहता है, तो वो वायर की जो शेप है ना, दैट इज अ कॉइल। समझे? उसी शेप का मैं कॉपर वायर लेता हूं, उसको हम बोलते हैं कॉइल। तो अब इन चीजों को पढ़ने के बारे में बात करते हैं हम। देखो क्या होता क्या है ना, हो क्या रहा है, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली इनमें काम क्या हो रहा है। तो जैसे कि हमने देखा था, ऑस्ट्रेड ने देखा था दैट डिफरेंट शेप्स ऑफ वायर कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स। वायर की शेप्स पे डिपेंड करता है इफेक्ट कैसा होगा। ओके, तो इफेक्ट जो होगा भाई, देखो, एक लीनियर कंडक्ट वायर होगा, अगर ना सपोज देयर इज अ लीनियर वायर जो कि एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इफ इट्स गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो जो लीनियर वायर है और वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट्स। बट वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट्स किस तरह से है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमेशा इसी तरह से रहेंगी, कुछ इसी तरह से रहेंगी ना। सो यस, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट्स। बट मैं एक चीज कैसे बता सकता हूं यार, डायरेक्शन कैसे कमेंट करूंगा मैं? तो बताओ, तो सपोज इफ देयर इज अ लीनियर कंडक्टर देन इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट्स, बट उनका डायरेक्शन के बारे में हम कैसे बात करेंगे? अब यहां पे पता है हो क्या रहा है, सोचो। सपोज दिस इज द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट है, इस तरह से चारों ओर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में मैग्नेटिक इफेक्ट है। ये एक सिलेंडर मानो, और एक बल्जिंग सिलेंडर इसको बना दो, तो इस तरीके का कुछ इसके आसपास एक मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। बिकॉज मैग्नेटिक इफेक्ट जो है मैक्सिमम एट पोल्स, तो अगर ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इट इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट, समहाउ इट इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट, सो इट मस्ट हैव अ नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बट हम ये नहीं कह सकते व्हाट इज द नॉर्थ पोल और व्हाट इज द साउथ पोल, बट इफेक्ट्स के बारे में हम जरूर कमेंट कर सकते हैं दैट the effect of the magnetic current will be there in form of a sphere or a irregular type of cylinder or a bulging out cylinder, यानी कि यहां पे तो मैक्सिमम हो जाएगा और थोड़ा सा फैलता है ना, वाइडन अप हो जाता है दूर।
तो वाइडन अप हो जाएगा दूर, और वाइडन अप हो जाएगा, फिर क्या होगा, क्या वो वाइडन अप हो जाएगा तो वहां पे इफेक्ट कम हो जाएगा। बट अब मैं डायरेक्शन कैसे बताऊंगा यार, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हाउ कैन आई कमेंट ऑन दैट? सो इफ आई कम टू द टॉपिक द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हाउ आई कैन कमेंट ऑन दैट इज, चलो सोच के देखते हैं हम उस पर किस तरह से कमेंट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, किस तरह से, सोच के देखो किस तरह से कर सकते हैं भाई। कि सोचो, दिस इज माई राइट हैंड, हमेशा मैं राइट हैंड का यूज करूंगा इस डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, इसको हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो पहले उसकी बात करते हैं, फिर आएंगे हम उस डायरेक्शन वाली बात पे। तो उसके लिए उन्होंने एक थ्योरी दी, एक चीज बताई हमें, वी कॉल इट एज राइट हैंड थंब रूल। अब ये किसने दी भाई थ्योरी हमें? ये दी श्री मैक्सवेल जी ने। ये ग्लेन मैक्सवेल नहीं है ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर, नो, साइंटिस्ट मैक्सवेल है जिसने साइंस को कुछ दिया, इसने चौके छक्के मारे बट साइंस की फील्ड पे। समझ में आ रही बात कितनी गहरी है? साइंस के पिच का मैक्सवेल भी खतरनाक था, और वो वाला मैक्सवेल भी खतरनाक है यार, मार देता है अच्छा खासा, पर अब तो शायद रिटायर हो गया है, कोई बात नहीं। तो मैक्सवेल ने दिया भैया, क्या दिया हमें? राइट हैंड thumb rule. Now what it's stated on the right hand thumb rule is that if I take my right hand and I do it like this and I make a fist and I put my thumb perpendicular to my fingers, mutually perpendicular हो गए दोनों, perpendicular हो गए ना, then I will curl my fingers and in my direction of my thumb I am holding, इस तरफ करूंगा तो it shows me the direction of current. My thumb's direction shows me the direction of current. That is, if my thumb is up, it shows that current is going towards the north side or the upward side, and the magnetic effects will go like this. And on the clock, this is a what? Anti-clockwise direction. तो मैक्सवेल ने क्या दिया भाई? राइट हैंड थंब रूल दिया, that stated what? Thumb gives the direction of current. So if thumb gives me the direction of current, then curling of my fingers will give me direction of magnetic field. So what is stated was that if my thumb gives me the direction of current, then the curl on my fingers of the same right hand, I have to use the same right hand, that same right hand will give me my direction of the magnetic field. किस तरह से जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी तो डायरेक्शन होता है। अब अगर वो यूं जा रही है तो मतलब that here must be somewhere north pole and somewhere there must be a south pole. तो हो क्या रहा है बेसिकली? थम्स अप है, मुट्ठियां अंदर है, ये फिस्ट मेरी पूरी हो गई, तो ये कर्ल जो है ये दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन। किनकी डायरेक्शन दे रहा है ये? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है। और ये थंब जो है मेरा, ये दे रहा है मुझे करंट की डायरेक्शन। तो ये राइट हैंड थंब रूल जो है मैक्सवेल ने दिया था, किस लिए? टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखो, किसी को भी तुम थम्स अप दे रहे हो ना, तो हर बार तुम देख रहे हो कि तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता पा रहे हो। ऑल द बेस्ट के तो किसी को थम्स अप देते हो, तुम हर बार बता रहे हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, कि भैया करंट यू जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यू जा रही है। तो ये इस तरह से। अब मैं इस चीज को उल्टा भी दे सकता हूं, मैं यू कर दूं तो डायरेक्शन उल्टी हो गई। इफ आई चेंज द ओरिएंटेशन, सिंपली इफ आई प्लेस माई थंब डाउन एंड इफ दीज आर माई फिंगर्स, तो थंब डाउन है तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई और फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी अभी भी रहेंगी तो फिंगर्स अंदर की तरफ ही, तो कर्ल हो गई। बट पहले किधर जा रही थी? ऑन द डायरेक्शन एक्सिस, इट इज नॉर्थ, इट इज साउथ, इट इज वेस्ट, इट इज ईस्ट। ये भी चीज थोड़ी सी याद रखो। तो पहले किधर जा रही थी भाई? वेस्ट टू ईस्ट, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स रोटेशन। बट इफ मैं कीप माई थम्स डाउन, इट विल गो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स रोटेशन। अब यूं घूमेगी, यूं
शू 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 शू, शक्तिमान। पहले शक्तिमान, फिर उल्टा शक्तिमान। शक्तिमान कैसे घूमता है, यूं उंगली करके यूं घूमता है, तो वो शक्तिमान करंट की डायरेक्शन बता रहा है, और उसका जो घूमना है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। और लेकिन अगर ये शक्तिमान उल्टा घूमने लगे, गिरते हुए घूम रहा है शक्तिमान, तो चीजें बदल जाती हैं। तो अब उसकी उंगली अभी नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है और उसका डायरेक्शन भी अगर सेम है वही डायरेक्शन, तो वो भी अब थोड़ा उल्टा हो जाएगा ना, ओरिएंटेशंस बदल जाएंगी। पहले वेस्ट टू ईस्ट था, अभी ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा। जब मेरा थंब डाउन हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा। और जब मेरा थंब्स अप रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट रहेगा। समझ में आई बात, समझ में आई ना बात। पहले डायरेक्शन यू रहेगा, और अगर उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन इस तरह से रहेगा, तो चीजें चेंज हो रही है ना। अब इसको मैक्सवेल ने एक और नाम दिया, इसको एक और नाम दिया मैक्सवेल ने, द कॉर्कस्क्रू रूल। अब मैक्सवेल ने इसको एक और तरीके से समझाया कि दैट इज इट कैन आल्सो बी इंटरप्रेटेड एज द कॉर्कस्क्रू रूल, बिकॉज Americans used to drink champagne. Americans are used to drink. Okay. तो अब वो शैंपेन पीते हैं, तो फॉर शैंपेन देयर इज अ कॉर्क। कॉर्क है शैंपेन पे भाई, कॉर्क है जो कि एक स्क्रू आता है अलग से, कॉर्क स्क्रू, टू रिमूव दैट कॉर्क, एंड दैट कॉर्क इज रिमूव बाय द कॉर्क स्क्रू। सो इफ आई हैव टू रिमूव अ कॉर्क, this is the my corkscrew, it will point right into the cork and I will rotate and it will penetrate deep inside. तो ये जो corkscrew है, and if I have to point it down, अंदर ही भेजना पड़ेगा ना कॉर्क के, तो अंदर पेनिट्रेट करवाना पड़ेगा। so to penetrate it down I have to move it like this, I have to move it like this, ऐसे ऐसे करके मुझे उसको नीचे की ओर भेजना पड़ेगा, यानी कि नीचे की ओर भेजना पड़ेगा। और इस तरह से जो स्टेप्स होंगे, इट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। करंट की डायरेक्शन टू पेनिट्रेट द कॉर्कस्क्रू, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन द rotation that I have to provide it to penetrate inside. So it is called as Maxwell's corkscrew rule, or the first one we read was the Maxwell's right hand थंब रूल। अब ये चीजें दो है वो राइट हैंड से हमें देखनी है फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू करंट। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, ये चीज क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहाँ पे ये टर्म याद रखना, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं हो किसी तीसरी चीज के परपेंडिकुलर हो, बट इट इज नेसेसरी दैट दे हैव टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइक जस्ट लाइक द कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझ में आई, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तीसरी एक्सिस कोई सी भी जेड एक्सिस है, वो तीनों भी आपस में परपेंडिकुलर है, बट वो चीज अलग है। मान लो कोई एक चौथी एक्सिस हो जाए, 4D डायमेंशन हो जाए, तो वो भी एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होनी तो चाहिए। बट है ना, सोचो अगर कोई वो सारी चीजें किसी एक प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होंगी, एक प्लेन ऐसा होगा ना कहीं तो जहां पे सारी चीजें आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगी, बट आपस में वो हो पर उस प्लेन से नहीं हो, चलता है, बट आप म्यूचुअली दे हैव टू बी परपेंडिकुलर। तो दिस इज व्हाट राइट हैंड स्टेटेड बाय द राइट हैंड थंब रूल। तो अब मैं सीधे बात करता हूं यार कि दिस इज द करंट कैरिंग वायर, करंट इज गोइंग लाइक दिस, देन देखो करंट इज गोइंग लाइक दिस, कर्ल विल गो लाइक दिस, यानी कि शक्तिमान क्यों कैसे घूमेगा, शक्तिमान ऐसे घूमेगा, शक्तिमान ऐसे घूमेगा। राइट हैंड से ही देखना, लेफ्ट हैंड से तो फिर चीजें एकदम उल्टी हो जाएंगी, तो उल्टी नहीं करनी है। तो दिस इज द डायरेक्शन दैट इट शोज मी द करंट एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। Now let's talk about the second kind of structure in which we have to take the direction of the magnetic field or study the effect of the magnetic effect of the current.
Now the second structure was what? A circular loop. Now suppose there is a wire joined to a battery with positive terminal is this and the negative is this. ये तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था. So if there is a circular loop like this, है ना, अगर circular loop है तो क्या है भाई? Current is going to flow in this circular loop due to the battery. बैटरी है तो करंट फ्लो करेगा ही करेगा. अब कोई लोड है, मान लो यार एक लोड, एक बल्ब मैंने यहाँ लगा रखा है, करंट तो फ्लो करेगा ना, बट तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, तो करंट विल फ्लो देयर. सो इफ करंट हैज टू फ्लो नेसेसरीली, करंट हैज टू फ्लो, इट इज नेसेसरी दैट द करंट हैज टू फ्लो. तो अगर करंट को फ्लो करना ही है तो इस सर्कुलर वायर में कर ही लेगा. बट एक चीज यूं देखो तुम, फिर से की जो बात हमने पहले की थी, इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन द अर्थ आई एम मेकिंग वेरी लेस एंगल विद द सेंटर, सो इट विल ऑलमोस्ट लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन टू मी. कुछ अलग अलग रहेगा, मैंने इतना बड़ा सर्कल बना दिया तो ये पार्ट तो एक स्ट्रेट लाइन ही लग रहा है. नाउ सपोज दिस इज 1 डिग्री और 100, तो अगर ये 1 डिग्री है तो इट विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन टू मी. सो समवेयर डाउन द लाइन दिस कंडक्टर विल एक्ट एज अ लीनियर कंडक्टर एंड दिस विल हियर आल्सो इट विल एक्ट एज अ लीनियर कंडक्टर. बट and since these both will act as a linear conductor, the magnetic effect will be produced by both of them separately. अब यहां पे क्या होगा ना, देखो इस वाले हिस्से को पहले ले रहे हैं हम, ये वाला हिस्सा जो है लूप का एक्टिंग एज अ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर. अभी हम इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं. सो करंट इज फ्लोइंग वेयर, करंट इज फ्लोइंग लाइक this. So according to right hand thumb rule, if the current is flowing like this, the magnetic field should be like this or in this direction. So I can draw this direction as like this. ऐसे ही तो कर रहा है ना यार, thumb rule है तो ऐसे ही कर रहा, इसी डायरेक्शन में करंट जाएगी. Now and here the current that will flow through circuit from like this, it will go down. So if this is going down, it is going in the exact opposite direction. So again I will take the direction like this. देख लो डायरेक्शन अपोजिट हो गई. This is anti-clockwise and this is clockwise. So yes, if the current goes up, the direction will be, magnetic field will be in the anti-clockwise direction if current is going upwards. And in the xy plane, if the current is going to the negative y-axis, the direction of the current has magnetic field has to be in the clockwise direction. ये देखो तो सही यार, बात क्या हो रही है, एक्सिस ले हो, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, बस इसी की बात कर रहा हूं. सो इफ करंट इज गोइंग थ्रू टू द नेगेटिव y एक्सिस, if the current is going to the negative y axis, I must say that the magnetic field will be in the clockwise direction, clockwise है. And if it is going towards the positive y axis or upwards, I will say that the current is in the anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction में है, समझ में आ गई बात. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ही होनी चाहिए. तो अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं. सो हमने यहां देख लिया भाई, दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती हैं एक ही कंडक्टर में. अब यहां पर सोचने वाली बात क्या है, क्या है सोचने वाली बात, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड कैसे करेगी. अब देखो यार, यार तुम ये मत बोलना कि सर एक पॉइंट आएगा जाए इंटरसेक्ट करेंगी. भाई वो पॉइंट इंटरसेक्ट करने का नहीं आएगा, इंटरसेक्ट तो करेंगी बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ऑफ द सेम मैग्नेट. ये अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड जो चल रही है ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दूसरी तो कर ही सकती है, दूसरी तो करेंगी ना यार. अब कहीं भी दो मैग्नेट लाऊंगा, उनकी फील्ड लाइंस अलग अलग तरह की होंगी तो दे विल इंटरसेक्ट, बट एक मैग्नेट की इंटरसेक्ट आपस में नहीं करनी चाहिए. इट मस्ट नॉट हैपन. अब इसके लिए जो बात की जाती है ना, नाउ सपोज देयर इज द करंट आई इज फ्लोइंग टुवर्ड्स थ्रू दिस, देन द मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करूं, इट विल बी, क्या बोल देते हैं भाई इसको, शॉर्ट में बोल देते हैं अपन एमएफएस. तो इट एमएफएस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
current, the amount of current that is flowing in amperes and inversely proportional to the रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। यानी कि जितना बड़ा सर्कुलर लूप का रेडियस उतना ज्यादा क्या, उतना कम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। जितनी दूरी उतना कम प्यार, तो जितनी दूरी बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम हो जाएगी, और जितना ज्यादा प्यार और जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा प्यार। पैसा रहता है तभी तो आदमी से कोई प्यार करता है, तो पैसा यानी कि करंट जो है वो पैसा है, तो आदमी प्यार करेगा भाई। जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और जितनी ज्यादा दूरी उतना कम प्यार। समझ में आई बात मेरे यार? तो ये तो बात हुई सर्कुलर लूप में। अब हम बात करते हैं कॉइल की, एक इलेक्ट्रिकल कॉइल की बात करते हैं। देखो, और now the third shape in which we are going to discuss the magnetic field or the strength of the magnetic field is the solenoid or a coil. Now solenoid is nothing but a simple coiling of the copper wire in the similar way as in your telephone का जो तुम्हारा रिसीवर से जो कनेक्टेड है, जो डब्बा कीपैड वाला, उसकी जो वायर की शेप है दैट इज अ कॉइल। एंड इफ आई मेक दैट कॉइल विद द कॉपर वायर फॉर इलेक्ट्रिकल पर्पसेस, आई विल कॉल इट एज अ सोलेनॉइड। अब उसको मैं क्या बोलूंगा भाई? उसको बोलेंगे एक सोलेनॉइड। यानी कि कॉइल क्या हो गया भाई? उसी को नाम दे दिया, एक स्पेशल साइंटिफिक टर्म दे दी, सोलेनॉइड। द वायर शेप इज अ coil but I call it as a solenoid for in physics. It is a technical term, बस समझ लो टेक्निकल टर्म में होता क्या है, बेसिकली है कॉपर कॉइल। अब यहां पर तुम देखोगे कि अगेन इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और एक बार क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी नीचे की तरफ रहेगी, तो आई विल गेट इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइक दिस। कैसा? एक बार कॉइल में नीचे की तरफ जाएगी, आई विल गेट इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइक दिस, ओके। और एक बार फिर इसमें करंट ऊपर की तरफ जाएगी, तो आई विल गेट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंस्टेड इसमें काम थोड़ा अलग तरीके से होता है कि when I create in a coil I make the current flow, it will automatically go as north and south pole। अपने आप उसमें बन जाएंगे करंट की वजह से। पॉलरिटी नेगेटिव वाली जो होगी वो नॉर्थ पोल बन जाएगी, और पॉजिटिव वाली जो होगी वो साउथ पोल बन जाएगी। अपने आप कॉइल की जो सोलेनॉइड की जो पॉलरिटी है वो डिफाइन हो जाएगी, और लेफ्ट हैंड थंब रूल लगेगा फॉर द बिलो डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी कि नीचे की तरफ डायरेक्शन मानेंगे करंट का भाई। हालांकि कॉइल में से ऊपर की तरफ भी जा रहा है, तो उसके लिए एक इंटरसेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। समझ में आई? अगर उल्टा होने लगा तो मैग्नेट ही नहीं बन पाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड विल बी जीरो। पर ऐसा होता तो हम इसको पढ़ ही नहीं रहे होते ना। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो प्रोड्यूस होंगी एंड दे विल गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। डायरेक्शन क्या होगा उनका? नॉर्थ टू साउथ पोल, ओके। और ये इस तरह से सोलेनॉइड में काम करेगा। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात की जाएगी, it will be directly proportional to the current I that will be flowing in the circuit में जो करंट होगा, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा प्यार, और नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कितने टर्न है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये टर्न जितने ज्यादा हो जाएंगे इंटेंसिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। सो द मोर द इंटेंसिटी मोर द मैग्नेटिक फील्ड, एंड मोर द टर्न्स द मोर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ओके। एंड आफ्टर करंट एंड व्हाट, जितना लो रेजिस्टिव वायर लूंगा उतनी ज्यादा करंट फ्लो कर पाएगी। तो वो भी डिपेंड करती है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R in ohms। रेजिस्टेंस के वायर के रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आई बात? बेसिकली काम क्या है, जितनी कम रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा करंट फ्लो कर पाएगी ना। तो इस तरह से काम होता है एक सोलेनॉइड या एक कॉइल में। और ये जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द सोलेनॉइड पे। किस पे भाई? नेचर। अब नेचर ऑफ द वायर, अगर कॉपर से कोई दूसरा लेता हूं तो उसकी नेचर ही तो चेंज कर रहा हूं। अगर उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ
बढ़ जाएगी, तो यहां देख रहा हूं मैं, ठीक है, समझ में आई ना बात। कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी भाई, फ्रॉम पॉजिटिव एंड पे साउथ पोल बनेगा, नेगेटिव एंड पे नॉर्थ पोल बन जाएगा, और ये जब नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे तो ये प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, सो यस इट विल गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल एंड नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, सो इट विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। राइट हैंड थंब रूल लगेगा जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ रहेगी, बिकॉज भले ये यहाँ पे यूं जा रही हो, तो यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिले, बट ऐसा हो भी तो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही तो है, तो यानी कि एक हद तक हम सही हैं, पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी यार, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये मान के चलो। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगी, और एक बार करंट ऊपर की तरफ जाएगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगी। क्या हो रहा है भाई, एक बार करंट नीचे की तरफ जाएगी, इन दैट केस आई विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एक बार ऊपर की तरफ जाएगी कॉइल में ही, डायरेक्शन अप हो जाएगा, तो आई विल गेट द एंटी क्लॉकवाइज। बट ये यहाँ पे भी दोनों तरफ दोनों बार क्या होगा, क्या होगा भाई, सॉरी ये क्लॉकवाइज थोड़ा, ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की किस में लेते हैं हम, नॉर्थ टू साउथ लेते हैं हमेशा, तो काम इस तरह से होगा। तो ये तो हो गया भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन और द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट इन थ्री टाइप्स ऑफ conductors, that is first was the linear conductor, second was the circular loop and third is the solenoid। हमने ये सब तो पढ़ लिया। अब इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, छोटा सा ये बट इंपॉर्टेंट है, तो उसकी बात एक बार कर लेते हैं। So now let's talk about the electromagnet. What is an electromagnet? Basically it's a temporary magnet which we can make. Now it has various uses जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट लेट अस फर्स्ट सी दैट हाउ इट इज created. Now we learnt about the solenoid, that how the magnetic effects are produced in a solenoid. तो solenoid की बात करी थी, but if in that solenoid जो copper coils है उसके बीच में जो gap है, in that gap I insert a soft iron core. This is what? A soft iron core. Soft iron है ना, but due to its insertion it is in the middle, it is called a core. So what is this core made up of? It is made up of soft iron, so I will call it as a soft iron core. So I insert a soft iron core between it, then that iron will show magnetic properties or not. Will the iron show the magnetic properties or not? जब मैग्नेट के साथ रह के भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था, तो दिस सोलेनॉइड इज ऑलरेडी हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस सॉफ्ट आयरन कोर विल आल्सो शो द मैग्नेटिक properties, and this will become the north pole and this will become the south pole, because its direction of current is up, the flow will be like this. तो अगर फ्लो इस तरह से है तो काम भी उसी तरह से होगा, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस तरह से होंगी, तो ये चीजें तो चलती रहेंगी। तो यहां पे क्या बन जाएगा, टिल द टाइम देयर इज करंट फ्लोइंग इन दिस system, it will act as a magnet. So this effect is produced due to electricity, so it is called a magnetic effect of current. इसकी definition क्या दोगे, that when a current carrying solenoid is penetrated by a soft iron core, or a soft iron core is placed inside a current carrying solenoid, then the soft iron core will act as a magnet which is controlled by electricity. अब ये कब तक मैग्नेट की तरह काम करेगा, जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है. as long as the power is there, it will act as a magnet, but as soon as the power is shut down, it will lose its magnetic properties. ये अपनी सारी magnetic properties lose कर देगा and it will become a normal आयरन कोर जिसकी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होंगी. तो अब इसका फायदा क्या क्या है यार, और चलो पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं. फिर से स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी से एक मैग्नेट बनाया है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब इसकी स्ट्रेंथ फिर से वही है जो सोलिनॉइड के लिए थी, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा सोलिनॉइड के उतनी ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, या करंट जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, और लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप.
अब इनके बीच में क्या होता है ना, एयर गैप रखना पड़ता है फॉर इंसुलेशन पर्पजेस, ताकि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाए। तो वो एयर गैप में जितना कम रख सकूं, मैग्नेटिक फील्ड भी मैं उतनी बढ़ा सकता हूं। अब यहां पे देखो एक फायदा ये है, हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, फॉर डिजायरेबल पावर। सिंस ए नॉर्मल रेगुलर मैग्नेट हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर, उसकी पावर क्या है यार, फिक्स्ड होती है कि हाँ मैग्नेट तैयार हो चुका है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ही रहेगी। बट इन दिस केस इफ आई इंक्रीज द करंट आई कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। मैं थोड़ा और दूर तक का आयरन पीस खींचना चाहता हूं तो आई विल इंक्रीज द करंट, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी और बढ़ जाएगी और वो उसको भी अपने अंदर ले लेगा। ये कंट्रोल थोड़ा सा मैं इस पे ज्यादा कर सकता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के भी मैं इसका मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ा सकता हूं। तो डिजायरेबल मैग्नेटिक पावर में इससे अचीव कर सकता हूं। आई कैन एक्ट एज अ सुपीरियर फ्रॉम दिस। तो एक डिजायरेबल मैग्नेटिक पावर अचीव कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा, ये थोड़ा सा डिजायरेबल है। कहां पे काम में लेते हैं हम इसे, इन ह्यूज क्रेन्स, जैसे डंप्स वगैरह होते हैं, डंपस्टर वगैरह जो कचरा लेके तुम्हारा डाल देते हैं, उसमें कई बार आयरन के कुछ कुछ पीसेस, किसी का चाकू के चेन वगैरह कुछ यार चला ही जाता है ना। तो जो भी आयरन मेटल पीसेस हैं, जो भी मेटल पीसेस हैं, वो उस कचरे में मेटल भी रहता है बहुत सारा, है ना। अब डंपिंग तो सारी एक ही जगह होती है, कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह भी सब एक ही जगह डंप होते हैं, तो उसमें जो इतना सारा मेटल रहता है ना, उसको हम करते हैं, जो क्रेन्स होती हैं वो जाती हैं और वहां जाके हम उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट, और वो मैग्नेट सब कुछ खींच लेता है और इतना पावरफुल रखता है कि वो उनको खींच के रखता है। और जो कंटेनर है जहां पे भी मुझे उसे डिपॉजिट करना है, मैं उसके ऊपर क्रेन को लाके रोक दूंगा और मैग्नेट को बंद कर दूंगा। तो एज सुन एज स्विच इट ऑफ, इट विल लूज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड द पीसेस विल फेल डाउन। तो ये जो पीसेस है ये एक साथ इकट्ठे पड़ जाएंगे। तो यहां क्या हुआ, मैं जब भी ये थोड़ा मैग्नेट मेरे लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है ओवर द नॉर्मल मैग्नेट। तो एक बार इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। नाउ सिंस आई एम कॉलिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट एज ए टेम्परेरी मैग्नेट, तो अगला वो जो पिछला जो टाइप था वो क्या रहा होगा, परमानेंट रहा होगा। सो देखो यार, परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल दो टेम्परेरी की जगह, बात कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो सबसे पहला क्या है, बात ही यही है कि ये टेम्परेरी है फॉर शॉर्ट टर्म यूज। फॉर शॉर्ट टर्म यूज, और ये क्या है भाई, परमानेंट या लॉन्ग टर्म यूज। फ्लेक्सिबिलिटी विद पावर, फ्लेक्सिबल पावर, या तो मैं उसकी पावर को इंक्रीज कर सकता हूं या डिक्रीज कर सकता हूं ना। करंट बढ़ा दूंगा तो इंक्रीज हो जाएगी, कम कर दूंगा तो डिक्रीज हो जाएगी। बट नॉन फ्लेक्सिबल ये हो गया, इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब यहां पे स्टक हो गया तो स्टक उतार भी सकते हैं भाई पावर बंद करके, बट यहां पे स्टक हो गया तो वो स्टक रह गया। समझ में आई बात। तो ये कुछ एडवांटेजेस है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट जो है उसकी परमानेंट मैग्नेट के ऊपर। समझ में आई बात। अब इससे जुड़ी ना एक इंटरेस्टिंग चीज हम पढ़ने वाले हैं, देखो थोड़ा ना सोचना उस बारे में। अब ये टॉपिक है हमारे से कितना रिलेटेबल है, तुम टॉपिक का नाम देख के जान सकते हो, दैट इज मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडीज, बिकॉज ह्यूमन बॉडीज आर नॉट परमानेंट मैग्नेट्स। हम परमानेंटली मैग्नेट से थोड़े चिपके हुए हैं, या कोई आयरन हमसे थोड़े चिपका हुआ है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इलेक्ट्रिकल है कंपोनेंट उसका, जो यानी कि टेम्परेरी मैग्नेटिक इफेक्ट दे सकता है, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थोड़ा सा रहता है। अब ये क्या होता है यार इससे, तो चलो थोड़ी सी इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या हो रहा है, न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में लेके जा रहे हैं।
कान के कॉकलिया जो है, कॉकलिया भी कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो है कंटिन्यूस करंट फ्लो हो रहा है, और ह्यूमन बॉडी की करंट टॉलरेंस अराउंड 7 एम्पियर, यानी कि 7 एम्पियर तक करंट हम टॉलरेट कर सकते हैं बिना डैमेज के, सस्टेन कर सकती है ह्यूमन बॉडी। सो यानी कि ये जो करंट्स हैं आयंस के फ्लो की वजह से हो रहे हैं वैसे तो ह्यूमन बॉडी में, तो इन्हें हम कहते हैं आयोनिक करंट्स। क्या कहते हैं भाई? आयनिक करंट्स यानी कि बिजली, बिजली हर किसी के शरीर के अंदर है, समझ में आई बात? तो आयनिक करंट्स जो है हमारे बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। अब हमें पता है कि ड्यू टू करंट देयर आर मैग्नेटिक इफेक्ट्स, और बॉडी में भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, समझ रहे हो? बॉडी में क्या होते हैं भाई? मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, बट अराउंड टू ऑफ द ऑर्गन्स ये मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? फर्स्ट इज मैक्सिमम अराउंड, फर्स्ट इज हार्ट, देन द अदर वन इज ब्रेन। तो हार्ट और ब्रेन के अराउंड ये आयनिक करंट की कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होती है, एंड ड्यू टू दैट हायर कंसंट्रेशन वी हैव हायर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स और द मैग्नेटिज्म इन आवर बॉडी वेयर अराउंड द हार्ट एंड द ब्रेन। सो दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ अ इंटरेस्टिंग टेक्निक कॉल्ड MRI, that is magnetic resonance imaging. So this led to the development of a technique called MRI, the magnetic resource imaging. अब magnetic resource imaging की वजह से क्या हुआ? क्या होता है कि हम हार्ट और ब्रेन के पर्टिकुलर मूवमेंट्स को मैप कर सकते हैं थ्रू अ डिफरेंट टेक्निक कॉल्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और इससे हम थोड़ा और इफेक्ट्स के बारे में, किसी की मेंटल स्टेट वगैरह कैसी है, दिमाग में कोई दिक्कत तो नहीं है, सर में कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसीलिए दिक्कत आती है ना कि हार्ट तो इंटरफेयर कर रहा है ना उस मैग्नेटिक फील्ड से, तो पेसमेकर भी थोड़ा वही काम करता है कि वो इलेक्ट्रिक आयनिक करंट हार्ट को कंटिन्यूसली देता रहता है। तो अगर MRI वाले जो काम है ना वो पेसमेकर जिनके लगा होता है उनसे नहीं करता है, बिकॉज इट कैन डिस्टर्ब द मैग्नेटिक फील्ड और द इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो दो, क्योंकि अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी है पेसमेकर में यार है ना, तो वो भी डिस्टर्ब होगी। तो अगर वो डिस्टर्ब होगी, that electrical field be disturbed due to MRI, तो हार्ट स्टॉपेज के चांसेस हैं, और यार कोई मर जाएगा तो उसकी जिंदगी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थोड़ी कोई लेना चाहेगा। तो इसीलिए उनको कहते हैं कि MRI सेंटर्स के अंदर उनको अवॉइड करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप मत जाइए, बिकॉज MRI के दौरान उनके डेथ के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडक्टर्स, that is the coil or the solenoid, and then we studied about the electromagnets and the how that magnetic effects are produced in our body, and it led to a technique called MRI, the magnetic resonance imaging। और ये सब हमने पढ़ लिया। अब हमें कुछ छोटे छोटे मतलब थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, थोड़े ज्यादा जल्दी जल्दी उनकी ओर बढ़ेंगे। उसमें आएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल। अभी हमने एक पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, कंफ्यूज मत होना, इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हमें अभी आगे एक और पढ़ना है राइट हैंड रूल और एक और पढ़ना है लेफ्ट हैंड रूल, और मोटर और जनरेटर्स की वर्किंग जो होती है किस तरह से होती है, और फिर आगे हम बढ़ जाएंगे, अपने आप काम हमारा हो जाएगा। चलो यार अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।